शेल चैप्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? शेल, कोशिका। और लगभग बायो में आपका मेनली रूप से 10 टॉपिक है। सबसे पहले हम कोशिका के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं और कोशिका को आपको समझाने के बाद फिर जो भी टॉपिक आपका है उसके आपके बीच एक्सप्लेन हम कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेल। सेल है क्या? व्हाट इज सेल? तो सेल जो बना हुआ सेलुला शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है? सेलुला। ठीक है, और सेलुला का मतलब होता है कोई स्थान होता है। सेलुला का मतलब क्या होता है? कोई स्थान। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सेल जो है साइटोलॉजी यहाँ पे होता है। साइटो का मतलब होता है सेल और कहा जाता है स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, कहा जाता है साइटोलॉजी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनता है आपका कि साइटोलॉजी क्या है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, साइटो का मतलब क्या बताएं? सेल, और लॉजी का मतलब क्या बताएं? स्टडी। आप कह सकते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ये बहुत ही मेन पॉइंट आपका है, ध्यान रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। अब ध्यान दीजिएगा, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, लेकिन कोशिका है क्या? तो जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? देखिए, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, इसका अर्थ समझिएगा। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल कहलाता है। तो जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? सेल। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि कोई भी जीव हो, कोई भी जीव का शरीर सेल से मिलकर बना हुआ। ये सेल बनता है कैसे? तो आप देखते होंगे हमारे मनुष्य की जो सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु, और मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु है। और ये शुक्राणु अंडाणु जब मिलते हैं तब जाकर बनते हैं जायगोट। जायगोट कहने का मतलब बनता है सेल बनते हैं। ये मान लीजिए कि एच है, ये मान लीजिए कि डब्ल्यू है, ये मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है। तो हस्बैंड वाइफ है तो ये इसका जो जायगोट का निर्माण करेंगे, जो शिशु बनेगा, कैसे बनेगा? तो आप जानते हैं मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका इज कॉल्ड स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन ओवम कहलाता है। मतलब कि शुक्राणु है और ये क्या है? अंडाणु है। तो शुक्राणु है, अंडाणु है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव निकल गया एक, कि सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मनुष्य की बात कर रहे हैं, जीव की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और यही शुक्राणु अंडाणु मिलते तब बउआ बनता है। बउआ मतलब कोशिका एक सेल बना और ये जाके माँ के गर्भाशय में विकास करेगा, और एक निश्चित समय के बाद जब माँ 1 मंथ का गर्भ धारण करेगी तो ये क्या होगा? ये सेल जाकर टूटेगा। 2 कोशिका 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 16 बनेगा, और 32 कोशिका बनेगा। तब जब माँ जाकर 1 महीना का गर्भ धारण करती है, और प्रत्येक माँ कोशिका का विकास होता है। जैसे ही 1 माह का गर्भ धारण करिए, आप अल्ट्रासाउंड कराइएगा तो आपको पता चलेगा कि मतलब कि शिशु का विकास हो रहा है। इस दरमियान उसके बाद देखिए 2 मंथ में जब दूसरा मंथ का आप होइएगा तो बच्चा का देखता है कि यहाँ पे पैर और उंगली विकास कर जाता है, और तीसरा मंथ तक मतलब एक शिशु का संरचना का विकास हो जाता है। अब चौथा से 5वां मंथ में बच्चा का मूविंग शुरू होता है, और 9th मंथ तक गर्भ धारण का समय पूरा होता है। मतलब देखिए, हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कोशिका ही जीव है। सबसे छोटी इकाई, जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तो जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगा? कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। चलिए, मनुष्य की हो गया। अब मनुष्य की लंबी कोशिका क्या है? लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका, जिसे आप न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो ये आपकी लंबी कोशिका है। क्या है? लंबी कोशिका। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, लेकिन ये आता है मस्तिष्क के अंतर्गत। ये आता है मस्तिष्क के अंतर्गत, और इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है। ये ध्यान रखना है। इसमें शुक्राणु अंडाणु में कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन का मतलब विकास।
जैसे मान लीजिए 2 वर्ष का बच्चा है तो 3 बरस का हुआ, 4 से हुआ, 5 बरस हुआ, 6 बरस हुआ, बिना कोशिका विभाजन का होगा नहीं। जब 1 बरस का था तो छोटा इतना हाथ था, 5 बरस का हुआ तो इतना हुआ, कैसे हुआ? कोशिका विभाजन के द्वारा हुआ है। तो बताइए बताइए, शुक्राणु हो गया सबसे छोटी कोशिका, अंडाणु हो गया सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका क्या हो गया? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, और ये सबसे लंबी कोशिका है। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है एकदम कि बताइए इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन पूछेगा आपसे कि सबसे तेज कोशिका विभाजन क्रिया क्या होता है, तो सबसे तेज कोशिका विभाजन हम लोग के अंदर लीवर है। लीवर, इसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, सबसे तेज। तुरंत खत्म होगा, तुरंत बन जाएगा। लेकिन एक बार अगर ब्रेन डैमेज कर गया तो इसमें कोशिका विभाजन होना असंभव है और व्यक्ति का है ना संतुलन बिगड़ सकता है। और शरीर का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है और कोशिका नहीं विभाजन होने के कारण अगर कोई परेशानी हो गया, अच्छा इधर, ठीक है, चलिए ठीक है। आप चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की बात कर रहे थे ना। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या बताएं? ये मनुष्य, अच्छा नीचे, ठीक है, अब सही है ना। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? 5 पॉइंट आपको हम बताए हैं। मतलब कि कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। बताएं न्यूरॉन में, बताइए इसमें क्या सेल डिवीजन होगा या नहीं होगा? इसमें सेल डिवीजन आपका अब्सेंट है कि प्रेजेंट है? अब्सेंट है, जबकि इसमें सेल डिवीजन बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं, ये तो हो गया मानव का, ह्यूमन सेल का बात की इसमें। लेकिन जीव की सबसे बड़ी कोशिका, तो जीव की सबसे बड़ी क्या है? ऑस्ट्रिच ऑफ एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। और जीव की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगर देखिए जीव की अगर सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच ऑफ सेल बोलेंगे। लेकिन अगर जीव की सबसे छोटी कोशिका बोलेंगे तो हो जाएगा क्या चाहिए आपका? माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा कहां पाया जाता है? बैक्टीरिया में, जीवाणु में पाया जाता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा कहां पाया जाता है? बैक्टीरिया में, ध्यान रखिएगा, जीवाणु में। और जीवाणु के अध्ययन को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। मतलब जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, मतलब जीवाणु विज्ञान कहलाता है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को? सबसे पहले एकदम ध्यान रखिएगा, बता रहे हम, बताइए जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगा? कोशिका। जीव की सबसे छोटी कोशिका, गलत है। जीव की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, प्रेजेंट ऑफ माइंड रखिए, माइकोप्लाज्मा। जीव की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य की अंडाणु, और सबसे छोटी शुक्राणु। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आते हैं, यहां तक तो हो गया ये चीज, शुक्राणु अंडाणु। और बताइए मनुष्य की किस कोशिका में सेल डिवीजन की क्रिया नहीं होगी? तंत्रिका कोशिका। ये जो तंत्रिका कोशिका है हमारे शरीर में लाखों की संख्या में फैला हुआ है। जैसे वायर है ना, ये तार देख रहे हैं, यहां से मतलब चीज को टिपा जाता है तुरंत बंद होता है। उसी तरह से आपके बॉडी में कोई भी प्रक्रिया होता है, अगर मैं आप कोई छुट्टी काटा, डायरेक्ट सूचना यहाँ लोग कुछ छुट्टी काट रहे, यहाँ पे आप कर रहे हैं, यहाँ प्रक्रिया आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका तंत्रिका कोशिका आपके शरीर में वायर जैसा फैला हुआ है। और ये सबसे लंबी कोशिका है। कितना सोच लेते कि बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका ये नहीं है, बड़ी कोशिका अंडाणु है जो कि फीमेल का भाग है। फीमेल का मतलब कि प्रमुख जनन अंग है, ठीक ना। ये युग्मक एक तरह से है, मादा युग्मक इसे कहते हैं, इसे नर युग्मक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। और उन्होंने एक कोई पादप कोशिका में है ना कौर के समान रचना देखा था, और इसको इस तरह से देखा तो ये रचना आया तो देखा कि इसमें विभाजन क्रिया होती है, और उसका नाम इन्होंने सेल दिया था। और जो रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया वो मृत था कि जीवित था? वो मृत कोशिका था। क्या था सर? मृत कोशिका था वो, है ना। तो वही कहता है कि बताइए
सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन इसने जो कोशिका का खोज किया था, ये मृत था या जीवित? ये मृत था या जीवित? मृत था। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज किया सर एंटोन वॉन। किसने किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। किसने किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। और एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था, 1674 ईस्वी में। तो जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, और मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब आइए, लेकिन देखिए यहां पे तो हो गया कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया सर्वप्रथम। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, देखिए खाली सुनिए, अभी हम जितना बात बोल रहे हैं आपका पैकेज मिल जाएगा। ये जितना हम चीज बोल रहे हैं आपको सब लिखा हुआ चीज मिल जाएगा आपको एकदम। इस चलते आप आराम से सुनिए। खाली आज हम प्रयास करें कि सेल को आज खत्म कर दें, प्रयास ही रहेगा। ऐसा है सेल बहुत लंबा चैप्टर, लेकिन हम लोग को अपना एग्जाम देखकर चलना है। वैसा भी नहीं पढ़ना कि एग्जाम में नहीं पूछा जाए एग्जाम छूटा, ऐसा नहीं है। हम लोग को मेन अपना जो टारगेट है, जो कंपटीशन बीपीएससी जो दी है उसके अनुकूल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको परेशानी मत हो, सबको एकदम लिखा हुआ चीज मिलेगा, आपको लिखने कोई जरूरत नहीं है। आप बोलिएगा तो लास्ट में हम लिखवा भी देंगे, और नहीं तो एकदम जैसे बोल रहे हैं हम कि सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ये चीज आपको एकदम पैकेज लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसलिए सुनिए ध्यान से, पूछेंगे हम सबसे। फिर तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सब जीव की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जीव की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। बताइए माइकोप्लाज्मा कहाँ पाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। चले, कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका खोज किसने किया? लेकिन ये बताइए यहाँ पे एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्लाइडेन। क्या नाम है? स्लाइडेन। एवं एक और वैज्ञानिक है स्वान। क्या है? स्वान। दो वैज्ञानिक है, एक स्लाइडेन है, एक स्वान है, ठीक है। और दोनों में मिलकर दिया कोशिका सिद्धांत। क्या दिया? अब पता, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने। लेकिन स्लाइडेन ने किसके बारे में बताया? पेड़ पौधे के कोशिकाओं के बारे में बतलाया। तो कहा जाएगा पेड़ पौधे के कोशिकाओं के बारे में कौन बतलाया? स्लाइडेन। जबकि जंतुओं के कोशिकाओं के बारे में, समझ में आ रही है? पेड़ पौधे के कोशिका का खोज किसने किया? स्लाइडेन ने किया। जबकि जंतुओं के कोशिका के बारे में कौन बतलाया? ये 1838 में बताए थे, जबकि ये 1839 ईस्वी में बतलाए थे। दोनों ने मिलकर कहा कि प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, है ना, प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। और दोनों ने मिलकर कहा, और इन्होंने दोनों ने मिलकर प्रतिपादन किया कि कोशिका सिद्धांत। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया जाता आपका कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। यहां तक कोई दिक्कत? तो बताइए कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। बताइए पेड़ पौधे के कोशिकाओं के बारे में कौन बतलाया? स्लाइडेन ने। जंतुओं के कोशिकाओं के बारे में स्वान ने। बताइए जीवित कोशिका के बारे में कौन बतलाया? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। और मृत कोशिका के बारे में सबसे छोटी कोशिका जीव की माइकोप्लाज्मा, जीव की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच ऑफ एग। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी ना, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। बताइए जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगा? अब देखिए एक अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने बताया कि संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं बताएं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मतलब द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। कहता है कि कोई भी जीव हो, कोई भी जीव होगा, उसका जो शरीर है, बॉडी है ना, कोशिका से मिलकर बना है। और सभी कोशिका का एक अलग अलग संरचना है। अब मान लीजिए आंख है, तो आंख हमारा एक स्ट्रक्चर है, एक अंग है हमारे शरीर का, है ना। जैसे मान लीजिए नाक है, अंग है, कान है, अंग है।
जैसे बात लीजिए कि कान का एक संरचना, कान तो आंख जैसा हो जाएगा नहीं, आंख तो आंख है तो कान जैसा होगा नहीं, तो सभी अंग का अपना अपना संरचना है और सभी का अपना अपना कार्य भी है। अब आंख है तो सुनेगा, देखबे करेगा। बताइए कान है तो क्या करेगा, सुनेगा। नाक है तो स्मेलिंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगा, कोशिका। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एडोल्फ बिरसॉ। क्या नाम था, एडोल्फ बिरसॉ नाम था वैज्ञानिक का। एडोल्फ बिरसॉ ने कहा कि नए कोशिकाओं का निर्माण पुराने कोशिकाओं के द्वारा होता है। जो नया कोशिका बनता है आपके शरीर में वो पुराने कोशिकाओं के द्वारा ही बनता है। ये किसने कहा, एडोल्फ बिरसॉ ने। कब कहा, 1855 ईस्वी में कहा एडोल्फ बिरसॉ ने कि नए कोशिकाओं का निर्माण पुराने कोशिकाओं के द्वारा होता है। बात सही कहा इन्होंने। आप उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए यहां से मांस कटेगा, अब यहां से मांस कटेगा तो एक उसका भरना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा आएगा यहाँ पे। अब जो भी पदार्थ खाइएगा, आप खा रहे हैं दूध, प्रोटीन खा रहे हैं तो आपको मिला, दूध पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। अब तेलीय पदार्थ खा रहे हैं तो वसा मिल रहा है, तो जैसी मिले तो कोशिका यहाँ पे भरेगा। नए कोशिकाओं का निर्माण जो बन रहा है यहाँ पे फिर बनेगा कोशिका, पुराने कोशिकाओं के द्वारा ही बन रहा है। अब मान लीजिए सर कोचिंग खोले हुए हैं तो इनका जो नया स्टूडेंट आ रहा है पुराने स्टूडेंट के द्वारा ही नया स्टूडेंट आ रहा है। एडोल्फ बिरसॉ ने सही कहा इन्होंने कि नए कोशिकाओं का निर्माण पुराने कोशिकाओं के द्वारा होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए कोशिका। देखिए कोशिका का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये होता है, और कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग, कोशिका का एक होता है सबसे बाहरी भाग, ठीक है। कोशिका का सबसे बाहरी भाग जो होता है कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स। आपको बताएं यहाँ पे एक जीव है, एक पादप कोशिका, एक क्या है, पादप कोशिका, एक है पादप कोशिका और एक क्या है बताइए, जंतु कोशिका। पादप कोशिका और एक क्या है, जंतु कोशिका है। तो देखिए कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली है, लेकिन अगर बात करेंगे पादप कोशिका का, तो पादप कोशिका का अगर बात करेंगे तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली नहीं, क्या होगा बोलिए, कोशिका भित्ति होगा। पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या हो जाएगा, पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग हो जाएगा सेल वाल, और सेल वाल के नीचे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन्स। तो ध्यान रखिएगा, हम कोशिका झिल्ली की बात करें, कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली। अब कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ है, जो द्रव्य पदार्थ है, इस पदार्थ को कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य का मतलब बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोला जाएगा बताइए, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ को जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य का खोज किया था, इसका अगर डिस्कवर कहा जाए तो ये वैज्ञानिक है पुरकिंजे। कौन है, पुरकिंजे ने किया था, ठीक ना। इसका खोज किसने किया था, पुरकिंजे ने। अब बताइए जीव द्रव्य दो प्रकार के हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से। कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली, इसके अंदर पाए जाने द्रव्य पदार्थ जीव द्रव्य, और इसके अंदर जो गोलाकार ये रचना देख रहे हैं ये है केंद्र। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक, जिसे आप बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो कोशिका के अंदर गोलाकार रचना क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। और ये न्यूक्लियस का खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे बताइए, न्यूक्लियस का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। ये जीव द्रव्य दो प्रकार के हैं, जीव द्रव्य दो प्रकार के, एक है साइटोप्लाज्म जिसे आप बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और ये हो गया केंद्रक द्रव्य। क्या हो गया, केंद्रक द्रव्य, माने केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य। देखिए जीव द्रव्य दो प्रकार के, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और क्या बोलेगा, केंद्रक द्रव्य। अब देखिए अब तो समझ गए कि कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली, कोशिका के संपूर्ण द्रव्य को जीव द्रव्य, जीव द्रव्य बताइए, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और क्या बोलेगा, केंद्र। अब देखिए क्या है, केंद्रक के बाहर देखिए गोलाकार रचना केंद्र कहते हैं ना,
तो केंद्रक के बाहर जो द्रव्य है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक के बाहर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहेंगे सर बताइए? इसको कहा जाएगा कोशिका द्रव। और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहेंगे? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? बताइए, केंद्रक के अंदर पाए जाने द्रव्य को, कोशिका के अंदर पाए जाने द्रव्य को, या केंद्रक के बाहर पाए जाने द्रव्य को? गड़बड़ा गए ना आप लोग? फिर से बता रहे, ध्यान दीजिएगा। बताइए, कोशिका का सबसे बाहरी भाग, कोशिका झिल्ली, कोशिका के अंदर गोलाकार रचना को केंद्रक। बताइए, कोशिका के अंदर संपूर्ण द्रव को क्या कहेंगे? जीव द्रव। चलिए, केंद्रक के बाहर पाए द्रव को कोशिका द्रव कहेंगे ना। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। और केंद्रक के अंदर पाए जाने द्रव को केंद्रक द्रव। अब जीव द्रव दो प्रकार का समझ में आया? आ गया ना? अब चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, फिर से बता रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। यह है कोशिका। कोशिका का सबसे बाहरी भाग सीएम, चिप मिनिस्टर नहीं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर गोलाकार रचना को कहेंगे केंद्रक, कहेंगे मतलब न्यूक्लियस। चलिए, हो गया ना? अब बताइए, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण द्रव्य को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण द्रव्य को कहेंगे जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को बताइए कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव। और एक हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म माने क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव। ये दोनों बात समझ में आया कि नहीं आया है? आगे होगा कि केंद्रक के बाहर, केंद्रक के बाहर पाए जाने वाले क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म माने कोशिका द्रव। चलिए, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव माने जीव द्रव कहेंगे, केंद्रक द्रव कहेंगे। इसको कहेंगे न्यूक्लियो। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये यहां तक कोशिका का संरचना हुआ। अब ये जीव कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो एम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिकांग कहते हैं। बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। फिर पाए जाते हैं, देखिए यहां पे पाए जाते हैं सी से हो गया, एम हो गया, जी से हो जाएगा गल्गी बॉडी, ठीक ना। यहां पे देखिए भी से होता है वैक्यूओल्स जिसे राजधानी कहा जाता है। सब बताते हैं, अभी हम शॉर्ट बता रहे हैं। एम से माइटोकॉन्ड्रिया, जी से गल्गी बॉडी, भी से वैक्यूओल्स जिसे कहा जाता है राजधानी। फिर वो आता है एल से लाइसोसोम। एल से क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। और फिर देखा जाए आर से हो जाएगा राइबोसोम, ई से हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई से क्या हो जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एन से क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। ये पाए जाते हैं सब जीव द्रव के अंतर्गत। लेकिन जीव द्रव के कहा? कोशिका द्रव के अंदर होते हैं। कोशिका द्रव के अंदर कई सारे कोशिकांग होते हैं और ये सारे कोशिकांग को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है फंक्शन और खोज किसने किया है, ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं एम से। एम से जिसको बोलते हैं हम लोग, बताइए, एम से बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान दीजिएगा। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक है अल्टमैन। किसने है? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक है। अल्टमान कहते हैं, या अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, या कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर के कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का, इसे क्यों कहा था कोशिका का ऊर्जा गृह? क्योंकि यह आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर के कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमको सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा की जरूरत कहां है? पैर में है कि बाल में है कि हाथ में है कि जीभ में है? जीभ में है, माने जितना ऊर्जा है सब जीभ में आएगा।
कौन बैठा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम की सहायता से। अब जो दौड़ रहा है व्यक्ति, तो दौड़ रहा है, उसको सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत कहां है? तो सभी ऊर्जा कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से पैर में चला जाएगा, है कि नहीं? तो बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन में। इसे क्या कहा था? कोशिका का ऊर्जा की कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान कहा जाता है। तो क्या कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान कहा जाता है? बताइए, कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान, कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या क्या कहेंगे? शक्ति गृह कहेंगे। बताइए, इसे कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान, इसे कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान कहा जाएगा ना? क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो हम लोग के शरीर में जो खाते पीते हैं तो बनता है C6H12 और क्या बनता है? O6 प्लस आपके शरीर में क्या है? 6O2 ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम की सहायता से ये टूट जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP ऊर्जा में। मतलब श्वसन का ही समीकरण है, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए, C6H12O6 ये ग्लूकोज है जो हम खाना पीना खाएं। अब मान लीजिए हम पार्टी में गए, एकदम पुलाव रोटी पूरी हम जो भी इधर के दवाई ले गए, अब कोई दवाई ले ऑक्सीजन मान नाक बंद कर देगा, तो बताइए क्या वो सही से पाचन क्रिया कर पाएगा? वहां पे अचानक मृत्यु भी हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो। अब खाना खा रहे बेहतरीन बेहतरीन और ऑक्सीजन की कमी है, तो सब बेकार हो जाएगा। तो वहां पे ग्लूकोज के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। अभी जैसी जगह तो आपके शरीर में एंजाइम है, छोटी आंत में है, आपका आमाशय में है, तो एंजाइम के सहायता से भोजन टूट गया। क्या में टूटा? तो 6CO2 प्लस 6H2O और 6CO2 और O2 ये जो H2 है जल है वो साथ में बाहर निकल रहा है फेफड़ा के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से वो आउटिंग हो रहे हैं निश्वास के द्वारा। अब बचा सिर्फ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जाकर क्रेब्स चक्र के द्वारा वो जाकर जमा हो जा रहा है। कहा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यह आवश्यकता अनुसार आपके पूरा बॉडी को क्या कर रहा है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का देखें, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तो उसके बाद आते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में। केंद्रक, केंद्रक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, केंद्रक का अगर संरचना देखा जाए तो ये है। अब देखिए, केंद्रक का संरचना है, चलिए देखिए, हम दो चीज का हम लोग स्ट्रक्चर भी बता दिया आपको। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। ये दोनों का चर्चा कर रहे हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है, कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। इससे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। लेकिन केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहता है? केंद्रक को कहा जाता है। जबकि बताइए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, केंद्रक का खोज किसने किया बताइए? तो केंद्रक का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया बताइए? तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। जबकि बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज बताएं हम अल्टमैन ने किया था। किसने किया था?
अल्टमैन ने, नामकरण भी यही ने किया था, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया अल्टमैन ने, इसका खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए यह क्या होता है, यह भी गोलाकार या अंडाकार संरचना का होता है, और यह भी गोलाकार या अंडाकार संरचना का लिखा होता है, लेकिन इसमें ये भी दो सतह से घिरा हुआ है, ये भी दो सतह से घिरा हुआ है, लेकिन दो सतह कहने का मतलब बाहर वाला को बोलते हैं बाहरी झिल्ली, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं, और अंदर वाला क्या बोलते हैं? आंतरिक झिल्ली, इंटरनल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। इसमें भी दो झिल्ली है, देखिए बाहरी झिल्ली और क्या है? आंतरिक झिल्ली। लेकिन इसमें आंतरिक झिल्ली के अंदर ये जो घुमा हुआ रचना है, ये घुमा हुआ जो रचना अंगुली नुमा संरचना है, तो ये अंगुली नुमा रचना को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। लेकिन इसमें जो है बाबू, इसमें जो कहा जाता है, इसमें जो छिद्र होता है, क्या होता है? केंद्रक के बीच में जो छिद्र पाया जाता है, ये छिद्र को कहा जाता है केंद्रक छिद्र। क्या बोलते हैं? केंद्रक छिद्र बोलते हैं। और केंद्रक छिद्र के द्वारा क्या होता है बताइए? केंद्रक छिद्र के द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जबकि बताइए क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर इस तरह से संरचना होता है, इस तरह से रैकेट नुमा रचना होता है, इस तरह से। तो इस रचना को कहा जाता है ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं? इस रचना को क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। और ऑक्सीसोम में एटीपी जमा होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहां पे? ये बताएं कि आंतरिक झिल्ली के अंदर यहां पे उंगली नुमा रचना है, उंगली नुमा रचना को क्या कहेंगे? क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर ये जो रैकेट नुमा देख रहे हैं, लॉलीपॉप जैसा रचना देख रहे हैं ना, ये लॉलीपॉप जैसा रचना कहते हैं ऑक्सीसोम कहते हैं। इसे F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। F1 क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। जबकि देखिए यहाँ पे ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। इसका खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किस सतह से घिरा हुआ है? कितने सतह से घिरा हुआ है? तो इस घिरा हुआ है दो सतह से। कितने सतह से घिरा हुआ है? दो सतह से। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कहता है इसके बीच में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? इसके बीच में जो छिद्र होता है उसे कहा जाता है केंद्रक छिद्र। क्या बोलेंगे? केंद्रक छिद्र। चलिए इसको केंद्रक छिद्र कहा गया। अब इसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ है, तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ को क्या कहते हैं? नहीं, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ को कहते हैं केंद्रिका। अभी हम बताएं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं ना, या क्या बोलते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाने द्रव्य पदार्थ बोलते हैं केंद्रिका, नहीं सॉरी, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। रुक जाइए, यहाँ केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ को बोलते हैं केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियोप्लास्ट। और देखिए केंद्रक के अंदर जो छोटा गोलाकार रचना, क्या छोटा गोलाकार रचना, तो केंद्रक के अंदर छोटा गोलाकार रचना क्या कहेंगे बताइए? केंद्रक के अंदर छोटा गोलाकार रचना क्या कहेंगे? केंद्रिका। अब देखिए केंद्रक के अंदर ये जाल नुमा रचना देख रहे हैं, जाल नुमा रचना देख रहे हैं, तो ये जाल नुमा रचना को कहते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या बोलते हैं बताइए? केंद्रक के अंदर जाल नुमा रचना को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। आई क्रोमेटिन जाल जो है कोशिका विभाजन के समय जब सेल डिवीजन होगा तो ये बदल जाएगा गुणसूत्र में। क्या में बदल जाएगा? गुणसूत्र में। क्या बदल जाएगा? गुणसूत्र में बदल। कब बदलेगा? जब इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया होगी। फिर से बता रहे हैं कोशिका के बारे, केंद्रक के बारे में। केंद्रक को कोशिका का क्या कहेंगे? मस्तिष्क। ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। चलिए केंद्रक का खोज किया अगर डेट की बात करेंगे तो 1831 ईस्वी। क्या बोलेगा? 1800। के सतह से गिरा होता है? के सतह से के तो बताइए बाहरी और आंतरिक। आंतरिक झिल्ली के अंदर द्रव्य पदार्थ को क्या कहेंगे सर? केंद्रक द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन इसके बीच में जो छिद्र देख रहे हैं आप, तो ये द्रव्य छिद्र को क्या कहेंगे? केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र के द्वारा पदार्थों का क्या होगा? अरे पदार्थों का क्या होगा? आदान प्रदान। अब बताइए केंद्रक के अंदर जो जाल नुमा संरचना उसे क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे ना, मतलब क्रोमेटिन क्या कहेंगे? जाल। क्रोमेटिन और क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय क्या में बदल जाएगा? गुणसूत्र में। फिर आएंगे गुणसूत्र का चर्चा करेंगे, गुणसूत्र का चर्चा फिर करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। बताइए केंद्रक में यहां तक कोई दिक्कत है? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने। इसे कोशिका का क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे? क्योंकि यह आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान, आवश्यकता अनुसार कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान
करता है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया भी किस सतह से घिरा होगा? बाहरी सतह और बाहरी सतह और आंतरिक झिल्ली के अंदर उंगली नुमा रास्ता देख रहे हैं, ये बोला उंगली नुमा रास्ता क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? अब क्रिस्टी के ऊपर लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप को क्या कहेंगे? ऑक्सीसोम। यही एटीपी जमा होगा ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे जमा होता है ना। तो ये बताइए, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक पढ़ा, ये कोशिका है कि कोशिकांग? कोशिका या कोशिकांग? ये कोशिकांग न है, ऑर्गेनेल्स न है। चलिए बस आते इधर, चलिए कोशिका का सबसे बाहरी भाग बताए, कोशिका का सबसे बाहरी भाग उसका झिल्ली। कोशिका के अंदर गोलाकार रचना को केंद्रक, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण द्रव को क्या कहेंगे? जीव द्रव का खोज, पुरकिंजे, जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ना। चलिए बताइए केंद्रक के बाहर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव, केंद्रक के अंदर पाए जाने द्रव को केंद्रक। कोई दिक्कत नहीं आता तक? डिलीट हो गया ना। चलिए मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका बताइए जल्दी, सोने नहीं आए। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यही ना है, ये अंडाणु नर में पाया कि मादा में? मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या है? यह है शुक्राणु। ये क्या चाहिए? नर युग्मक है कि मादा युग्मक? मेल गैमीट की फीमेल गैमीट? यही कोची है, ये मादा युग्मक ना है। चलिए तो ये हो गया मादा युग्मक, ये हो गया मादा युग्मक। तो बताइए बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका हो गया किसका? मनुष्य का। चलिए आगे बताइएगा, सब बता दिए हैं। लंबी कोशिका बताइए मनुष्य की, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ना। तंत्रिका कोशिका को और क्या नाम से जाने हैं? न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? जो हमारे शरीर में पूरे जाल जैसा फैला होता है ना, तो मनुष्य की सबसे बड़ी नहीं लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन या क्या बोलेंगे सर? तंत्रिका। चलिए जीव की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का, आप बताइए। जीव की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ना। जीव की सबसे छोटी कोशिका सब याद हो गया ना? याद हुआ कि नहीं याद? बताइए क्या अब असाइनमेंट मिल जाएगा तो नहीं एकदम कंप्लीट हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो चलिए आप बताइए आगे, यहां तक तो हो गया। बताइए कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? कोशिका स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। कोशिका के अध्ययन को हम बताएं आप लोग को, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटो। साइटो का मतलब सेल, और लॉजी माने स्टडी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटो। चलिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सब गलत बता रहे, कुछ भी कुछ सही बताया सर। स्लाइडेन और स्वान बताए ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया सर? स्लाइडेन दिया, और किसने दिया? चलिए स्लाइडेन और किसने दिया है बताइए? स्लाइडेन और स्वान ने दिया है कोशिका सिद्धांत। ये बताइए स्लाइडेन ने क्या के बारे में बताया? पेड़ पौधे की जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधे या जंतुओं, और जबकि स्वान ने जंतुओं के बारे में बताया। बताइए जीवित कोशिका के बारे में कौन बताया? प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं है, जीवित कोशिका के बारे में बताएं अभी हम। एंटोन वॉन लीवन, एंटोन वॉन लीवनहॉक बताए ना सर? कब बताए बताइए? नहीं, एंटोन वॉन लीवनहॉक ने 1674 ईस्वी में बतलाया था। ये जीवित कोशिका के बारे में बताया था ना। और बताइए मृत कोशिका के बारे में, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। माने कोशिका के जनक कौन है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है बताइए? हम लोग कोशिका के बारे में इतना तक कंप्लीट एकदम हो गया। चलिए अब यहां तक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, दो चीज हो गया, दो कोशिका हो गए। चलिए आगे आइए, देखिए एक चीज और बता दे आपको। अगर कहा जाए कि जंतु की सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या बताइएगा? नहीं, जंतु का सबसे बड़ी कोशिकांग, सबसे बड़ी कोशिकांग जंतु की
केंद्रक। जंतु का सबसे बड़ी कोशिकांग क्या होगा? केंद्रक। अब ध्यान दीजिएगा, और अगर कहा जाएगा पेड़ पौधे का सबसे बड़ी कोशिका या कोशिकांग, तो वो हो जाएगा लवक। क्या हो जाएगा सर? लवक। और लवक को बोलते हैं प्लास्टिड्स। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स कहा जाता है। देखिए लवक क्या है, तो देखिए लवक ये सिर्फ पेड़ पौधे में ही पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में एब्सेंट होता, नहीं पाया जाता है, ठीक ना। और यह क्या है, लवक का कार्य क्या है? इसमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब वर्णक पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करने का कार्य करता है। अब वर्णक के आधार पर सर इसे 3 भागों में बांटा गया है। हमने बताया आपको कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, देखिए अगर जंतु कोशिका सबसे बड़ा पूछेगा, ऑप्शन देगा शुतुरमुर्ग का अंडा, शुक्राणु, अंडाणु, तो वहां पे शुतुरमुर्ग का अंडन होगा। लेकिन देखा जंतु कोशिका सबसे बड़ी जंतु कोशिका है, और ऑप्शन दिया आपको लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, इनमें से सभी क्या मारिएगा? केंद्रक मारिएगा। अब पादप का सबसे बड़ी कोशिका है लवक। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? एक होते हैं सर हरित लवक होते हैं, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट, चलिए क्लोरोप्लास्ट इसे कहते हैं, ठीक है। और एक होता है सर वर्णी लवक। क्या बोलते हैं? वर्णी लवक। और वर्णी लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट। एक होता है सर अवर्णी लवक। क्या होता है? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। चलिए अवर्णी जो लवक होता है ना, अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अब देख लीजिए तीनों का फंक्शन देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए लवक हम बताएं, लवक पादप की सबसे बड़ी कोशिका है, जैसे जंतु की सबसे बड़ी कोशिका केंद्रक, और लवक की सबसे बड़ी कोशिका नहीं, जंतु पादप की सबसे बड़ी कोशिका लवक। इसका खोज रॉबर्ट हुक को ही जाता है श्रेय इसका, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हरित लवक में पाया जाता है वर्णक, और वो वर्णक पाया जाता है उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? ये क्लोरोफिल इंग्लिश नाम है, इसे हिंदी में बोला जाता है सर पर्णहरित। क्या बोलते हैं? पर्णहरित कहा जाता है सर, ठीक ना। अब पर्णहरित के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब बताइए, जिस कमरा में आपका घर बनता है, नहीं जिस कमरा में आपका खाना बनता है ना, घर है, जिस कमरा में आपका खाना बना तो रसोईया बोलते हैं। तो पेड़ पौधे के यही घर में खाना बनता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बताइए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाएगा? बताइए। तो कोशिका का रसोई घर हो गया आपका हरित लवक। कोशिका का रसोई घर क्या हो गया? बताइए ना। किचन हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक है, और क्लोरोफिल वर्णक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से अपना पेड़ पौधे में भोजन बनाने का कार्य करता है। तो पेड़ पौधे के है ना में भोजन बनाने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा। 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक, कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का रसोई घर अरे हरित। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक। अब आइए वर्णी लवक, ये तो हो गया क्लोरोफिल वर्णक, है ना। वर्णी लवक बताइए, यहाँ पे क्रोमो का मतलब रंग होता है, कलर। क्रोमो माने क्या होता है? कलर। प्लास्ट माने होता है लवक, प्लास्टिड्स। तो देखिए यहाँ पे ही होता है रंगीन। क्या होता है सर? बताइए। रंगीन होता है। तो ऐसा लवक जो रंगीन होता है उसे वर्णी लवक कहा। अब ये क्या करता है? तो पेड़ पौधे के फल फूल को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। अब बताइए टमाटर, टमाटर कच्चा है, वो बताइए वर्णी है कि अवर्णी है कि हरित लवक है? हरित लवक है। जब तक कच्चा है वो क्या है? हरित लवक। लेकिन वो लाल हो गया तो क्या हो गया? वर्णी लवक। लेकिन तोड़ के खा जाएंगे, अवर्णी, वो भोज्य पदार्थ हो गया ना। बताइए केला है, केला है, बताइए हरा हरा है, कच्चा है, तो क्या हो गया? हरित लवक। लेकिन केला पीला पीला हो गया तो वर्णी लवक के कारण, और केला को खा जाएंगे भोज्य पदार्थ के रूप में, क्या हो जाएगा?
तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लोरोफिल हो गया, ये रंगीन हो गया, और ये अवर्णी का मतलब होता है रंगहीन। क्या होता है? तो बोलेगा वैसा लवक रंगहीन होता है उसे क्या कहते हैं बताइए? वैसा लवक रंगहीन होता है उसे हरित लवक की वर्णी की अवर्णी, अवर्णी जो रंगीन और जो क्लोरोफिल पाया जाएगा हरित लवक। अब देखिए गाजर है, तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। टमाटर में पाया जाता है लाइकोपिन। टमाटर में क्या पाया जाता है? गाजर में सोए हुए हैं आप, एग्जाम देना कैसे कर ले एकदम बताइए। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। और बताइए टमाटर में ओके पीला है फल होगा में जैंथोफिल पाया जाता है। जैसे कोई फल हो तो पीला होगा तो उसमें पाया जाएगा जैंथोफिल। इसमें तीनों इसी में पाया जाता है। देखिए इधर हमने आपको बताया कैरोटीन, तो कैरोटीन जो वर्णक पाया जाता है वो कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। हम बताएं लाइकोपिन, बताएं क्या बताएं सर? लाइकोपिन ये पाया जाता है टमाटर में। और जैसे संतरा हो गया, मौसमी ना संतरा, तो जैंथोफिल है। क्या है? जैंथोफिल। तो जैंथोफिल के कारण क्या होगा? पीला। गाजर में कैरोटीन और टमाटर में लाइकोपिन वर्णक पाया। देखिए अवर्णीय रंगहीन हो गया। और इसका मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ को संचित करना। जैसे आलू, प्याज, लहसुन, उसमें क्या है? भोज्य पदार्थ संचित है एकदम। ठीक है, तो लवक समझ में आ गया तीनों? लवक समझ में आया कि नहीं आया बताइए? लवक के प्रकार के पादप में कि जंतु में? पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग, पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग। लवक के प्रकार के हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। कोई दिक्कत सर? तीन गो बताए ना कोशिकांग, एक केंद्रक, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्या बताएं? है अरे क्या बताएं? तीन को हुआ कि नहीं हुआ बताइए? चलिए अरे चलिए यहां तक हो गया सर। अब देखिए हमने बात किया यहाँ पे लवक, लेकिन देखिए हम स्ट्रक्चर भी बताते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बताना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे तो फिर लॉन्ग कट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम स्ट्रक्चर आपको बना दे रहे हैं। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर बनाया आपको। देखिए स्ट्रक्चर जैसे बनाया अभी, देखिए ये स्ट्रक्चर जो बनाया ये आप लोग आप बता सकते हैं क्या है सर? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ना। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या हो गया सर? ये केंद्रक हो जाएगा। ये हो गया सर केंद्रक, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए सर, ये अब बताइए तीन फिगर बनाए हैं। ये स्ट्रक्चर क्या का है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्ट्रक्चर क्या का है? केंद्रक। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। लवक नहीं, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट माने हरित लवक। चलिए ध्यान देगा, तो हरित लवक के बाद क्या है आपका? एक देखिए ये जो रास्ता देख रहे हैं इसके ऊपर ये है ई आर। क्या है? ई आर का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी सर बता सकते हैं ई आर का मतलब?
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना। देखिए देखिए देखिए, ई आर को क्या बोलते हैं सर? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये केंद्रक के ऊपर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? केंद्रक के ऊपर। इंडो जो प्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये केंद्रक के ऊपर पाया जाता है और कोशिका द्रव के नजदीक पाया जाता है। देखिए, इस चीज का अर्थ आपको हम बता दें। देखिए, इंडो का मतलब होता है सर इनसाइड। इंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। अगर इस हिंदी आप करिएगा तो इसका हो जाएगा के अंदर। इनसाइड के अंदर क्या हो जाएगा? के अंदर होता है। देखिए, प्लाज्मिक का मतलब यहां पे हो गया साइटोप्लाज्म। साइटो क्या हो गया? प्लाज्म हो गया। और यहां पे रेटिकुलम का मतलब हो जाएगा नेटवर्क। क्या हो जाएगा? नेटवर्क। और नेटवर्क का मतलब होता है जाल। क्या होता है? जाल। मतलब कह सकते हैं आप कोशिका द्रव के अंदर। कोशिका द्रव के अंदर आपको बता देते हैं, कोशिका द्रव कोई है, मान लीजिए कोशिका है, आई कोशिका के अंदर पाए जाने द्रव क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने वाले, है ना, चपटा नली नुमा रचना को कहा जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। चपटा नली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और अंतःप्रद्रवी जालिका ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसका खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? पैलेट, ठीक है। तो इसका खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था, अंतःप्रद्रवी जालिका का खोज। और कहता है कि यह दो प्रकार के होते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका सर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है SER, एक होता है RER होता है। जैसे आप कहते हैं कि केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर, उसी तरह से अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। कोशिका का प्लेटफॉर्म, हाँ, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? स्थान रुकने का होता है। प्लेटफॉर्म कोई भी चीज का स्थान रुकने का होता है ना। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब जो भोज्य पदार्थ है जाकर जमा होगा, रुकेगा यहाँ पर आकर। कहाँ पे? कोशिका अंतःप्रद्रवी जालिका के पास, इसलिए इसे कोशिका का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यह दो प्रकार के बताएं, ACR क्या बताएं? ACR और RER। देखिए, ACR का मतलब क्या होता है? ACR का मतलब होता है सर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडो बताइए, प्लाज्मिक क्या हो जाता है? रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका है? ACR का मतलब। इसको बोलते हैं चिकनी। स्मूथ है ना, कहता चिकना है एकदम। रोड बना एकदम स्मूथ चल रहा है, एकदम नया गाड़ी लिए एकदम चिकना चलेगा, एकदम हवा नहीं है। तो यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और RER का मतलब है सर, RER का मतलब R से होता है रफ। R से क्या होता है? रफ। E से क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया इसका मतलब। किसका मतलब? RER का मतलब। अब देखिए क्या है इसका, दोनों का कार्य क्या है? ACR और RER का कार्य है, ACR कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण करेगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा का इसका कार्य है भोज्य पदार्थ को संचित करना। इसका कार्य है भोज्य पदार्थ को संचित करना। तो भोज्य पदार्थ में तीन चीज आएंगे मेनली रूप से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और इसके अलावा और भी हो जाते हैं, जल, खनिज, लवण, विटामिन भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन होते हैं। तो देखिए, ACR में ACR का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 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 एवं वसा का संश्लेषण कौन करेगा बताइए? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का संश्लेषण कौन करेगा बताइए? ACR और RER। एक पर राइबो, देखिए वैसा अंतःप्रद्रवी जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम का कण पाया जाता है। तो देखिए, इसके ऊपर राइबोसोम का कण पाया जाता है। कहता अंतःप्रद्रवी जालिका का वह भाग जिसके ऊपर राइबोसोम का कण नहीं पाया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? ACR। और जिसके ऊपर राइबोसोम का कण पाया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? RER। तो ये हो गया RER, ये हो गया सर RER। ये हो गया
ACR। अब ध्यान देगा, ACR कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण किया। बताइए RER क्या का संश्लेषण किया? प्रोटीन का। किसका करेगा? अब बताइए प्रोटीन का संश्लेषण करता है ACR की RER? कार्बोहाइड्रेट वसा का संश्लेषण करेगा। बताइए क्या क्या अंतःपदवी जाल का खोज है? पायलट। कोशिका का प्लेटफॉर्म ER मतलब अंतःपदवी जालिका। कोशिका का प्लेटफॉर्म ER। बताइए ACR क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? बताइए। अब ACR RER ये देख लिए अंत है ना, केंद्र के पास केंद्र के नजदीक ही पाया जाता है। ऐसे आपको अगर कहा जाए इसके जो ई वाला भाग है इसको कहते हैं सिस्टर्नी। अगर पूरा गहराई से आएगा तो सिस्टर्नी हो जाएगा। मतलब कि अंतःपदवी जालिका में जो घूमा हुआ चपटा हुआ रचना होता है उसे सिस्टर्नी कहते हैं। तो देखिए इस तरह से जो रचना है उसको सिस्टर्नी कहेंगे। और सिस्टर्नी से फिर क्या होता है, एक गोलाकार रचना निकलता है, उसको वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वेसिकल। इसको क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। और यहाँ पे फिर इस तरह से ट्यूब जैसा रचना का निर्माण होता है। तो ये ट्यूब जैसा रचना को सर कहा जाता है ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स कहा जाएगा। ये अंतःपदवी जाल का 3 भाग है। प्रकार 2 बताएं, ACR RER। लेकिन अगर भाग पूछेगा तो अंतःपदवी जालिका के 3 भाग इसमें हो गया सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी क्या है? तो अंतःपदवी जालिका में जो ट्यूब जैसा नहीं, जो चपटा अंगुली नुमा रचना होता है। इन्वर्टर गया? चलिए आप लोग अपना अपना जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है? उसका का रसोई घर अथी हरित लवक ना। उसका का ब्रेन, उसका का ब्रेन। बताइए बहुत अच्छा। कोशिका का प्लेटफॉर्म ER। बताइए ACR क्या का कार्य करेगा? कार्बोहाइड्रेट वसा का संश्लेषण करेगा ना। और RER बताइए कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? स्लाइडेन और स्वान। जीवित कोशिका के बारे में कौन बताया? एंटोन बॉन। बताइए जीवित कोशिका के बारे में कौन बताया? एंटोन बॉन लीवेनहॉक। और मृत कोशिका के बारे में? मृत कोशिका के बारे में? चलिए बहुत अच्छा। बताइए कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, उसका कहते हैं साइटोलॉजी। चलिए बताइए पेड़ पौधे के कोशिकाओं के बारे में है? बताइए जंतुओं कोशिकाओं के बारे में? स्वान ना। बताइए लवक के प्रकार के? हरित लवक, अवर्णीय और रंगीन कौन होगा? है? रंगहीन, अवर्णीय ना। चलिए और क्लोरोफिल कहां पाएगा? हरित लवक में ना। बहुत अच्छा। बताइए किसने कहा कि नए कोशिकाओं का निर्माण पुराने कोशिकाओं के द्वारा होगा? बिरचौ ने, एडोल्फ बिरचौ ने कहा ना। एडोल्फ बिरचौ ने बताया कि नए कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? पुराने कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम कितने कोशिकांक पढ़े? 4 की 3 पढ़े? 4 पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े देखिए। पहला क्या पढ़े सर बताइए? केंद्रक। पहला केंद्रक पढ़े ना। दूसरा क्या पढ़े? चलिए माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। चलिए फिर क्या पढ़े? लवक। लवक पढ़ लिए। चौथा क्या पढ़े? चौथा क्या पढ़े? ER पढ़े ना। अंत
अंतःप्रद्रवी, बताइए अंतःप्रद्रवी चार। ये चार कोशिकांग तो हम लोग पढ़ लिए सर, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और अंतःप्रद्रवी जालिका। चलिए अब पढ़ेंगे गल्जी काय। क्या पढ़ेंगे? गल्जी काय पढ़ेंगे या पढ़ेंगे गल्जी। गल्जी उपकरण भी इसे कहते हैं, ठीक ना? गल्जी उपकरण या इसे गाल्गी वडी भी कहा, गाल्गी वडी भी कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए सर जी पचमा ये बताइए, बताइए गल्जी काय का खोज किसने किया? कैमिलो गल्गी, है ना? इसका पूरा नाम क्या बताइए? कैमिलो गल्गी ने क्या किया? गल्जी काय का खोज किया। देखिए जैसे आपको हम बताएं कि देखिए कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया, लवक में हरित लवक, कोशिका का रसोई घर। चलिए लवक में बताएं आपको हरित लवक, कोशिका का रसोई घर, और अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या कहा गया? ईआर, मतलब कोशिका का प्लेटफॉर्म। उसी तरह से सर गल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस, हाँ ट्रैफिक पुलिस का काम आप जानते हैं, इधर से आया गाड़ी रोककर इसको पार करना, इधर वाला को रोककर इधर पार करना, ट्रैफिक पुलिस का काम है। तो इस वजह से देखिए आप अंतःप्रद्रवी जालिका ने भोज्य पदार्थ को संचित किया, एक जगह पे लाया, लेकिन ये परिवहन करेगा। परिवहन का मतलब जान रहे हैं, एक जगह से दूसरे, है ना, जगह भेजने का कार्य करेगा, ठीक ना? तो ये क्या करता है? भोज्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का कार्य करता है। माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? अरे कौन करता है बताइए? गल्जी काय क्या करता है? भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, इसलिए इसे कोशिका का क्या कहेंगे? प्लेटफॉर्म की बताए ट्रैफिक पुलिस। तो बताइए गल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गल्जी काय का खोज किसने किया? अरे कैमिलो। चलिए अंतःप्रद्रवी जालिका खोज पायलट ना, नहीं ध्यान रखिएगा, गलत है, गलत है। उसका खोज किया पोर्टर ने। पायलट का खोज, पायलट ने राइबोसोम का खोज किया, उससे मिस्टेक, ठीक ना? इसका देखिए फिर से बता दे रहे हैं। केंद्रा का बताइएगा आप लोग, जल्दी बताइए, आप लोग बताए हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किया इसका खोज सर, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया का चलिए सर अल्टमैन ने किया ना। चलिए बताइए लवक, रॉबर्ट हुक आ जाए, कौन आ जाएगा? रॉबर्ट हुक को रखा ही जाएगा। चलिए अंतःप्रद्रवी जालिका पोर्टर, किसने किया था? पोर्टर किया था, ठीक ना? इसका खोज किया था पोर्टर ने, ठीक ना? और हमने जो पायलट बताया था, पायलट जॉर्ज पायलट वैज्ञानिक थे जो राइबोसोम का खोज किया था, और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ध्यान रखिए, ठीक ना? अब देखिए गल्जी काय का खोज तो किसने किया? कैमिलो गल्गी ने। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए? 5 कोशिकांग हो गए ना? अरे हुए कि नहीं हुए? चलिए 5 के बाद आता है सर 6, और छठा है कोशिकांग, उसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? अरे क्या नाम है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा, है ना? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? प्लेटफॉर्म ऑफ सेल इज कॉल्ड अंतःप्रद्रवी जालिका। और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बताइए, बताइए किचन हाउस ऑफ द सेल, हरित लवक ना? बताइए पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, बताइए ब्रेन ऑफ द सेल। दिक्कत? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम सूक्ष्म कण के रूप में पाया जाता है, और इसका खोज किया था सर जॉर्ज पायलट। किसने किया था? अरे इसका खोज किसने किया था? जॉर्ज पायलट ने सर इसका खोज किया था। किसका? राइबोसोम का। तो राइबोसोम का खोज किसने किया? जॉर्ज पायलट ने। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, और राइबोसोम है ना पाया जाता है RER पर, SER पर पाया जाए कि RER पर? इस पर पाया था RER। अंतःप्रद्रवी जालिका में क्या जाएगा? RER। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए दिक्कत है तो बोलिए। देखिए आप लिखने के लिए टेंशन मत लीजिए, माइंड में कर लीजिए, आपको जो जितने जैसे बताए हैं एकदम वैसे ही हूबहू छप्पल मिलेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं रहेगा, जैसे बताए वैसे ही एकदम।
उसमें कोई चेंजिंग रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमने सोचा कि लिखवाएंगे तो आपका टाइम आधा चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, और समय है नहीं, मात्र 15 से 20 क्लास हमको लेना है और 9 गो टॉपिक इसमें है। आपका देखिए अभी सेल पढ़ाएं, फिर आपका टिश्यू पढ़ाएंगे, फिर आपको फिर आपका जेनेटिक्स पढ़ाना है, ठीक है, फिर आपको जीवधारी पढ़ाना है आपको पूरा। इसमें टॉपिक, हर एक टॉपिक को टच करना है, हर एक टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए क्लियर रखेंगे हम लोग, इतने बोलवे करेंगे तो हम याद हो जाएगा। और एक ही बार बताने के बाद तुरंत मिलेगा 50 को सेट मिलेगा कोस्का का, तो 50 को सेट रहेगा, बना लीजिएगा, माइंड एकदम कंप्लीट लगेगा, कंप्लीट हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं लगेगा एकदम। लिखिएगा तो लिखने में हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे अगर सही हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं ना है, लिखवा दें बोले तो लिखा देते हैं। हाँ असाइनमेंट एकदम मिलेगा एकदम, उसमें कोई नो डाउट नहीं है, ठीक ना, असाइनमेंट भी मिलेगा और तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा साथ में, ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम हो गया, राइबोसोम के बाद आते हैं, चलिए राइबोसोम के बाद लाइसोसोम आते हैं, चलिए बात सही है, लाइसोसोम। सर एग्जाम एक बार का हम 4 बार भी रिपीट करेंगे, पनिया पी ले दीजिए। हाँ गर्मियाँ तो है।